नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफ़रत बनी मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए पहला भाग अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। डॉक्टर ने कहा, खाया क्या था आपने? कहीं आपने ज़्यादा तीखा खाना तो नहीं खा लिया? रघुवेंद्र, आपको पता है कि आपको मिर्ची से एलर्जी है, तो फिर भी आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको मिर्ची खाने से बिल्कुल मना किया है। बस आज थोड़ा मन किया मसालेदार खाने का तो खा लिया, और देखिए मेरे मुंह की ये हालत हो गई है। लेकिन आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं मिर्ची या मसालेदार खाना नहीं खाऊंगा। रघुवेंद्र डॉक्टर की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम इन्हें ले लेना। 1-2 दिन में तुम्हारे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी लापरवाही ना हो। डॉक्टर ने रघुवेंद्र से कहा, और वह कुछ दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चला गया। पूजा अब बस रघुवेंद्र की ओर देखे जा रही थी। जब रघुवेंद्र ने पूजा की ओर देखा कि वह तब से उसी की ओर देखे जा रही है, तो वह बोला, क्या बात है, इस तरह से क्यों देख रही हैं आप मुझे? कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया मुझ पर? रघुवेंद्र मुस्कुराते हुए यह बोल रहा था। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वह भागकर रघुवेंद्र के गले से जा लगी। रघुवेंद्र को उससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ समझ ही नहीं पाया और पूजा को देखने लगा। जब काफ़ी देर हो गई तब पूजा को समझ आया कि उसने क्या किया, और वह झट से रघुवेंद्र से दूर हुई और रघुवेंद्र से बोली, वो आप प्लीज़, आप मुझे प्लीज़ माफ़। जब रघुवेंद्र ने देखा कि पूजा बोलते हुए अटक रही है, तो वह बोला, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? वो मैं कहना चाहती थी कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती के लिए। मुझे नहीं पता था कि आपको एलर्जी है मसालेदार खाने से, और जब आपको पता था तो आपको वो नहीं खाना चाहिए था। पूजा रघुवेंद्र से नज़रें चुराते हुए बोली, चलिए, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन पहले एक बार मेरी और तो देखिए। क्यों मुझसे नज़रें चुरा रही हैं? रघुवेंद्र पूजा की हालत देखकर बोला, वो मुझे थोड़ा काम है, आप आराम कीजिए। यह बोलकर पूजा वहाँ से भाग गई और दूसरे कमरे में जाकर वहाँ बेड पर बैठ गई। इस वक्त पूजा की सांसें बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। रघुवेंद्र की करीबी से उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। फिर उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? मैं जानती हूँ हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और 1 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कैसे उनके करीब जा सकती हूँ? आगे से मुझे ध्यान रखना होगा और खुद पर नियंत्रण भी रखना होगा। फिर पूजा ने एक गहरी सांस ली और वहाँ से चली गई। तभी एक सर्वेंट ने लाकर उसे रघुवेंद्र की दवा दी। पूजा वह दवा और पानी लेकर रघुवेंद्र के पास गई, उसे दवा दी और आराम करने का बोलकर वहाँ से चली गई। पूजा के जाने के बाद रघुवेंद्र अपने मन में ही सोचने लगा, पता नहीं जब तुम मेरे करीब आती हो मुझे क्या होने लगता है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर नियंत्रण रखा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस वक्त पकड़ लेता तो शायद फिर मेरा खुद पर से नियंत्रण छूट जाता। इसीलिए जब तुम मेरे गले से लगी थी मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे घटिया और गिरा हुआ इंसान समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये समझो कि मैंने कभी भी तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। तुम सच में बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की हो, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे समझ आया कि तुम्हें सच में पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता तो तुम मुझसे शादी होने का फ़ायदा ज़रूर उठाती। आज ही देख लो, आज तुमने खुद मेरे खाने में मिर्ची डाली, और मुझे तकलीफ़ में देखकर तुम्हें भी तकलीफ़ होने लगी। यही देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। तुम किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और मैंने बहुत तकलीफ़ दी
दी है पूजा तुम्हें, अब मैं ही तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर करूँगा। तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। कुछ दिनों बाद रघुवेंद्र का ऑफिस। पूजा जैसे रघुवेंद्र के कैबिन में जाने लगी को बड़ी किसी ने पीछे से उसे गले लगा लिया। पूजा उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। मुझे तो हमेशा ही तुम पर प्यार आता है। इतनी प्यारी फ्रेंड जो हो तुम, मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन तुम मुझे भूल गई हो। तुम जब से पूजा रघुवेंद्र सिंह राठौर बनी हो तब से अपनी इस दोस्त को ही भुला बैठी हो। रजनी शिकायत करते हुए पूजा से बोली, तुझे कभी भूल सकती हूँ क्या मैं? तू तो जान है मेरी। अगर तू नहीं होती तो मैं खुद को संभाल भी नहीं पाती। पूजा, रजनी की आज ऑफिस के बाद तुझे मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों साथ में घूमेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। रजनी यह बोल रही थी कि उसे सामने से प्रताप आता हुआ दिखाई दिया। प्रताप भी उन दोनों को साथ में देखकर बोला, क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच? आपको क्या करना है सर? ये हम दो दोस्तों के बीच की बातें हैं। रजनी प्रताप पर से अपनी नजरें फेरते हुए बोले, करना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहते हुए सुना कि आप दोनों ऑफिस के बाद घूमने जा रही हैं, तो मेरा भी बहुत मन है बाहर जाने का। तो मुझे यह पूछना था कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? प्रताप अपने दांत दिखाते बोला, आप क्या करेंगे हम दो लड़कियों के बीच में? रजनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, मैं अकेला थोड़ी ना आऊँगा, साथ में रघुवेंद्र को भी तो लेकर आऊँगा। प्रताप बोला, तो आप उन्हीं के साथ चले जाइए, आपको हम लोगों के साथ क्यों आना है? रजनी फिर से बोल पड़ी, क्या बताऊं यार, वो ज़्यादा देर रुकता ही नहीं है कहीं, लेकिन आप दोनों भी साथ होंगी तो उसे रुकना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरा मन कर रहा है मैं किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जाऊं। प्रताप रजनी की ओर देखकर बोला, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊं। रजनी प्रताप को देखते बोली, मैं कौन सा तुम्हारी बात कर रहा था, मैं तो भाभी की बात कर रहा था। वैसे भी तुम्हारे साथ कौन बाहर जाएगा? तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या? प्रताप रजनी से बोला, तुमने देखी अपनी शक्ल? वैसे भी पूजा तुम्हारे साथ क्यों कहीं जाएगी? उसे अगर किसी के साथ जाना ही होगा तो वह रघुवेंद्र सर के साथ जाएगी ना। रजनी प्रताप की बातों से चिढ़ते होते हुए बोली, पूजा और रघुवेंद्र की शादी के बाद प्रताप की रजनी के साथ भी दोस्ती हो चुकी थी। रजनी अक्सर पूजा के बारे में पूछने के लिए प्रताप से बात किया करती थी। इसी बीच उन दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन वह दोनों दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगते हैं क्योंकि दोनों हर वक्त झगड़ते ही रहते हैं। रजनी की बात सुनकर प्रताप अपने दांत दिखाने लगा और बोला, तो फिर तुम ही चल लेना मेरे साथ। पूजा जी रघुवेंद्र के साथ जाएंगी और आप मेरे साथ? क्यों, कैसा लग रहा है मेरा आइडिया? बहुत ही बकवास आइडिया है तुम्हारा। तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने से तो मैं जहर ही खा लूँ। रजनी चिढ़ते बोली। इतनी देर से पूजा उन दोनों की बातें सुन रही थी और अब वह बोल पड़ी, आप दोनों झगड़ना बंद करेंगे? अगर आप लोग ऐसे ही झगड़ते रहे तो मैं नहीं चलूँगी आप लोगों के साथ कहीं भी। पूजा की बात सुनकर वह दोनों चुप हो गए और रजनी बोली, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? अब तो चलेगी ना तू? देखूंगी। यह बोलकर पूजा कैबिन में चली गई। वहाँ रघुवेंद्र पहले से ही मौजूद था। पूजा ने एक नज़र रघुवेंद्र पर डाली जो अभी अपने काम में बिजी था। पूजा भी अपनी जगह पर बैठ गई और अपने काम में लग गई। शाम के वक्त वे चारों एक कैफे में बैठे हुए थे। प्रताप और रजनी ने अपनी कॉफ़ी खत्म कर ली थी। रजनी ने प्रताप को इशारे से वहाँ से चलने को बोला और फिर रजनी उन तीनों को एक्सक्यूज़ मी बोलकर चली गई। बाहर जाकर उसने प्रताप को फ़ोन किया। प्रताप भी फ़ोन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। क्या है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? प्रताप रजनी से बोला, क्यों कबाब में हड्डी बने रहने का शौक़ है तुम्हें? अगर है तो जाओ, वापस चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रजनी प्रताप के सामने खड़े होते बोली, मैं कब बना कबाब में हड्डी? और किसकी कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ मैं?
प्रताप बोला। रघुवेंद्र सर और पूजा को कभी अकेले भी छोड़ दिया करो। रजनी प्रताप से बोली। तो मैं कौन सा हर वक्त उनके साथ रहता हूँ, घर पर तो वह दोनों अकेले ही रहते हैं ना। प्रताप बोला। जानती हूँ घर पर अकेले रहते हैं, लेकिन आज पहली बार घर से बाहर आए हैं तो अभी उन्हें अकेला छोड़ दो, वरना मैं भी इतने दिनों के बाद अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर आई थी। मैं भी रुक सकती थी उनके पास, चाहे जैसे भी हुई हो उन लोगों की शादी। लेकिन मुझे लगता है कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। अगर उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार है तो उनकी शादी ऐसे टूटनी नहीं चाहिए। रजनी प्रताप की ओर देखते हुए बोली। ठीक कह रही हो रजनी तुम। मेरे दोस्त के जीवन में पूजा जैसी लड़की ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी हैं पूजा जी। मेरा दोस्त उनके साथ हमेशा खुश रहेगा। इस एक पास में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम लोगों को ही कुछ करना होगा, इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए करने के लिए। प्रताप बोला। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और प्रताप की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। इधर रघुवेंद्र और पूजा ने भी अपनी कॉफ़ी खत्म कर ली थी। वह लोग अब प्रताप और रजनी का इंतजार कर रहे थे। जब वह लोग काफ़ी देर तक नहीं आए तो पूजा ने रजनी को फ़ोन किया और रघुवेंद्र ने प्रताप को। तब उन दोनों का पता चला कि प्रताप और रजनी तो यहाँ से निकल चुके हैं। हद होती है यार, मतलब हम लोगों को बिना बताए ही ये लोग निकल गए। एक बार बता तो सकते थे कि वह लोग जा रहे हैं। पूजा रघुवेंद्र को देखते हुए बोली। चलिए हम भी चलते हैं। रघुवेंद्र पूजा से बोला। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। वह फ़ोन निकालकर मैसेज देखने लगता है। अभी से घर मत चले जाना भाई, पहले थोड़ा भाभी को घुमा फिरा ले, साथ में कहीं बाहर डिनर करो, उसके बाद घर जाना। यह मैसेज प्रताप का था। प्रताप का मैसेज देखकर रघुवेंद्र को यह समझते देर नहीं लगी कि वह लोग जानबूझकर यहाँ से हम लोगों को अकेला छोड़ कर गए थे। प्रताप का मैसेज देखकर रघुवेंद्र मुस्कुराने लगा। अब आप यहाँ खड़े रहकर मुस्कुराते रहने वाले हैं या फिर यहाँ से चलने भी वाले हैं? पूजा रघुवेंद्र को मुस्कुराता हुआ देखकर बोली। चलिए। रघुवेंद्र बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला। फिर वह दोनों बाहर से चले गए। रघुवेंद्र सड़क पर गाड़ी भगा रहा था। जब पूजा को लगा कि यह घर वाला रास्ता नहीं है तो वह बोल पड़ी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यह रास्ता तो घर नहीं जाता। क्योंकि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं अभी। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? रघुवेंद्र ने पूजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पूजा कुछ नहीं समझ पाई। वह रघुवेंद्र का चेहरा देखने लगी, जैसे वह उसका चेहरा पढ़कर कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अब आप मुझे इस तरह से क्यों देखने लगी हैं? मैंने आपसे पूछा क्या आप मेरे साथ चलेंगी? जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ। पूजा ने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रघुवेंद्र भी पूजा को देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर तक उनके बीच यूं ही खामोशी बनी रही। फिर रघुवेंद्र ने गाना चला दिया। उस वक्त गाना बज रहा था। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहा चाहूँ न तुझे, पर मेरी एक न चली। इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा है दिल तेरी ख्वाहिशें। इस वक्त रघुवेंद्र की नज़र पूजा पर थी। वह गाड़ी ड्राइव करते हुए कभी पूजा को देख रहा था तो कभी सामने की ओर देख रहा था और पूजा की नज़रें इस वक्त बाहर की ओर थी, जैसे वह महसूस कर रही हो उस गाने के हर एक बोल को और साथ में मंद मंद बहती हवा के झोंकों को जो उसकी लटों को छूकर गुजर रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर उस पल को महसूस करने लगी। कितनी मासूम हो तुम, कितनी प्यारी सी हो तुम, दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। रघुवेंद्र पूजा को देखकर सोचने लगा। उसके मन में पूजा के लिए एहसास जागने लगे थे। गाने आगे बढ़ा। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। गाने के बोल सुनकर रघुवेंद्र अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर सोचने लगा। लगता है मेरा दिल भी मेरी नहीं सुनने वाला। शायद इसे अब तुमसे मोहब्बत होने लगी है। लग रहा है मेरा दिल मुझसे ही बगावत करने लगा है।
यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा और उसने अपना हाथ अपने सीने पर से हटा लिया। इस वक्त पूजा के बाल उड़कर रघुवेंद्र के चेहरे पर आने लगे थे। पूजा के बाल काफ़ी लंबे थे और इस वक्त उसने खुले छोड़ रखे थे। अचानक से पूजा की नज़र रघुवेंद्र पर गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बालों की वजह से रघुवेंद्र को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे पर उड़कर जा रहे थे। उसने उसके चेहरे पर से अपने बाल हटाए और बालों को बांधने लगी। रघुवेंद्र ने एक हाथ से पूजा का हाथ पकड़ लिया और बोला, रहने दीजिए, अच्छी लगती हैं आप खुले बालों में। यह बोलकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वो मेरे बाल आपके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे आपको शायद दिक्कत हो रही थी, बस इसीलिए बांध रही हूँ, पूजा बोली। रघुवेंद्र मुस्कुराया और बोला, रहने दीजिए। पूजा ने भी रघुवेंद्र की बात मान ली और अपने बालों को खुला रहने दिया। कुछ दूर तक रघुवेंद्र गाड़ी चलाता रहा। जब वह लोग काफ़ी आगे निकल गए थे तो एक जगह पर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकने की वजह से पूजा इधर उधर देखने लगी। उसे वही किनारे पर एक ढाबा नजर आया और फिर वह रघुवेंद्र की ओर देखने लगी। आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं? खाने के लिए रोकी है गाड़ी यहाँ, भूख तो लगी होगी ना? रघुवेंद्र पूजा की ओर देखकर मुस्कुराते बोला। हाँ, पूजा बोली और फिर वह भी मुस्कुरा दी। रघुवेंद्र और पूजा दोनों ही ढाबे के अंदर चले गए और एक कोने पर लगी टेबल पर बैठ गए। रघुवेंद्र ने उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद उन लोगों का खाना भी आ चुका था। दोनों साथ में बैठकर चुपचाप खाना खाने लगे। कभी कभार दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती और फिर दोनों ही अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लेते। कुछ देर में दोनों ने ही अपना खाना खत्म कर लिया था और वहाँ बिल चुकाकर वह लोग गाड़ी की ओर बढ़ गए। तभी अचानक से पूजा का बैलेंस बिगड़ गया और जैसे ही वह गिरने को हुई, रघुवेंद्र ने उसे कमर से थाम लिया और फिर उसे एक झटके से ऊपर उठाकर उसकी कमर पकड़कर खड़ा हो गया। लगता है आपको बहुत दिन हो गए थे मेरी बाहों में आए हुए। देखिए, आप खुद ही वजह दे देती हैं मुझे आपको अपनी बाहों में थामने की, रघुवेंद्र शरारत भरे लहजे से बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा की शर्म से नजरें झुक गई। तभी रघुवेंद्र का फ़ोन बजा और उसने पूजा को छोड़ दिया। रघुवेंद्र ने फ़ोन उठाया लेकिन वह नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो वह थोड़ा आगे बढ़ गया और फ़ोन पर बातें करने लगा। तभी उसे वहाँ से कुछ आवारा किस्म के लड़के गुजर रहे थे। पूजा को देखकर उनमें से एक बोला, क्यों जाने मन, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, पूरे मज़े देंगे तुम्हें हम। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह से बात करने में? पूजा उन लोगों की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, नहीं आती जाने मन, और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए इस तरह रात में अकेली रोड पर खड़े होते हुए। पहले तो रात में घर से बाहर घूमती हो और किसी ने छेड़ दिया तो बोलोगी इसमें तुम्हारी क्या गलती? अगर इतनी रात में तुम बाहर नहीं घूमती तो कोई तुम्हें छेड़ने तुम्हारे घर तो नहीं आता ना? उनमें से एक लड़का पूजा से बोला और फिर एक लड़के ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी उस लड़के को एक जोर का मुक्का लगा और वह दूर जाकर गिरा। पूजा ने अपने बगल में देखा तो उसके बगल में रघुवेंद्र खड़ा था और वह गुस्से से उन लड़कों को देखते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? जानते भी हो किसकी पत्नी है ये? मेरी, रघुवेंद्र सिंह राठौर की, और तुमने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। यह कहकर उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस तो तुम्हें फिर लेकर जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। रघुवेंद्र उन चारों लड़कों की ओर देखते बोला। फिर उसने पूजा की ओर देखकर इशारा किया। पूजा ने उन चारों के गाल पर एक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर रघुवेंद्र ने उन पर मुक्कों की बरसात कर दी। वह लोग हाथ जोड़कर पूजा और रघुवेंद्र से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि आज के बाद वह किसी भी लड़की की ओर देखेंगे तक नहीं। कुछ देर बाद पुलिस वहां आई और चारों लड़कों को वहां से लेकर चली गई। पूजा अब भी रघुवेंद्र की ओर देख रही थी। पूजा की ओर देखकर रघुवेंद्र बोला, यार
थोड़ा तो रहम खा लो मुझ पर। क्यों मुझे इस तरह से देखती हो तुम? तुम्हारा यूं देखना मुझे पागल कर जाता है। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा इधर उधर देखने लगी और फिर खुद को संभालते हुए बोली, चलिए ना, अब घर चलते हैं। रघुवेंद्र ने भी उसकी बात मान ली और वह दोनों घर की ओर निकल गए कि दिल को अब तुझ पर एतबार सा होने लगा है, शायद मुझे तुझसे अब प्यार होने लगा है। यह शब्द हमारी प्यारी सी पूजा के हैं। वह अब दिल ही दिल में रघुवेंद्र को चाहने लगी थी। वह रघुवेंद्र को जितना बुरा इंसान समझती थी वह उतना बुरा नहीं था। अब उसे रघुवेंद्र के बारे में यह लगने लगा था। ऐसे ही दिन महीने बीतते गए। पूजा भी अब रघुवेंद्र को कुछ कुछ समझने लगी थी और इसी बीच प्रताप और रजनी की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। दोस्ती क्यों, उनके रिश्ते को प्यार का नाम देना ज़्यादा बेहतर होगा, पसंद करने लगे थे। वह दोनों अब एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे। लेकिन हमारे रघुवेंद्र और पूजा है, उनकी गाड़ी तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूजा तो रघुवेंद्र को पसंद करती थी, शायद अब रघुवेंद्र भी पूजा को पसंद करने लगा था, तभी तो पूजा के बिना उसका मन ही नहीं लगता था। लेकिन बातें अब भी उन दोनों के बीच कम ही हुआ करती थी। लेकिन किसी न किसी बहाने रघुवेंद्र पूजा को कभी न कभी अपनी बाहों में उठा ही लेता था और पूजा की शर्म से नजरें झुक जाया करती थी। ऐसे ही उनकी शादी को 7 महीने बीत चुके थे और आज था हमारी प्यारी पूजा का जन्मदिन। लेकिन सुबह से उसे किसी ने भी विश नहीं किया था, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त रजनी ने भी उसे जन्मदिन विश नहीं किया। रघुवेंद्र तो आज सुबह जल्दी उठकर ही ऑफिस के लिए निकल गया था। रघुवेंद्र से तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसे उसके जन्मदिन के बारे में कुछ पता भी होगा। लेकिन उसके मम्मी पापा, भाई, उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी ने भी उसे विश नहीं किया। उसे इस बात का दुख था। पूजा भी भारी मन से ऑफिस के लिए तैयार हुई और निकल गई घर से बाहर। बाहर एक ड्राइवर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। पूजा को देखते ही वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोला, आइए मैम बैठिए, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम रहने दो। पूजा इस ड्राइवर से बोली, मैम रघुवेंद्र सर का ऑर्डर है कि मैं आपको ऑफिस तक छोड़ने आऊँ। अगर उन्हें पता चल गया कि आप टैक्सी लेकर ऑफिस आई हैं तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज़ मैम समझने की कोशिश कीजिए। वह ड्राइवर पूजा से बोला, ओके ठीक है चलिए, पूजा बोली और गाड़ी में बैठ गई। फिर वह धीरे से बड़बड़ाई, अपने आप को समझते क्या हैं ये, जब देखो अपनी मर्जी चलानी होती है इन्हें। जब इतनी अपनी मर्जी चलाते ही हैं तो एक बार यह भी पता कर लेते कि मेरा जन्मदिन कब है। मुझे विश तक नहीं किया आज। कुछ ही देर में पूजा ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने ऑफिस के अंदर जाकर देखा लेकिन वहां तो रजनी थी ही नहीं। फिर वह रघुवेंद्र के कैबिन में चली गई लेकिन रघुवेंद्र भी वहां नहीं था। पूजा फिर खुद के मन में ही बड़बड़ाए, किसी को मतलब ही नहीं है मुझसे, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। फिर वह गुस्से से अपने काम में लग गई। आज पूरे दिन उसका मन काम में नहीं लगा। वह बार बार कैबिन से बाहर जाती लेकिन बाहर जाकर निराश होकर फिर से वापस लौट आती, क्योंकि पूरे दिन ना तो रघुवेंद्र ऑफिस में आया और ना ही प्रताप, और तो और रजनी भी आज ऑफिस नहीं आई थी। उसने कई बार रजनी को फ़ोन करने की कोशिश भी की लेकिन रजनी का फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। साथ ही साथ उसने अपने माता पिता को भी फ़ोन लगाया लेकिन उन लोगों का फ़ोन भी ऑफ था। पूजा को सबकी टेंशन भी हो रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आज के दिन किसी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया। ऐसे ही सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन अब तक ना ही किसी का पूजा को फ़ोन आया था और ना ही रघुवेंद्र ऑफिस आया था। पूजा ने अपना काम खत्म किया और घर जाने के लिए ऑफिस के बाहर आ गई। बाहर गाड़ी के साथ एक ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। वह पूजा को देखते ही बोला, प्लीज़ मैम बैठिए, मुझे रघुवेंद्र सर ने भेजा है आपको लाने के लिए। क्यों, आपके रघुवेंद्र सर खुद नहीं आ सकते थे मुझे लेने?
वैसे हैं कहाँ तुम्हारे रघुवेंद्र सर, और कहाँ से भेजा तुम्हें उन्होंने? पूजा गुस्से से ड्राइवर को बोली, मैम सर का फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं आपको ऑफिस से लेकर आऊँ। वह ड्राइवर पूजा से बोला, निकलो यहाँ से और बोल देना अपने सर को फ़ोन करके कि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया है। पूजा का सारा गुस्सा अब उस ड्राइवर पर निकल रहा था। प्लीज़ मैम, मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ आप बैठ जाइए और आप खुद ही सर को बोल दीजिएगा कि आज के बाद आप मेरे साथ नहीं जाएंगी कहीं। वह ड्राइवर पूजा से रिक्वेस्ट करते बोला। पूजा ने एक नज़र गुस्से से उसे घूरा और फिर चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठ गई और उस ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ड्राइवर ने गाड़ी घर की ओर ना ले जाकर दूसरी ओर मोड़ दी थी। पूजा ने जब यह देखा तो वह बोली, यह कहाँ लेकर जा रहे हो तुम गाड़ी? क्योंकि यह रास्ता घर की ओर नहीं जाता। मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ सर ने आपको लेकर आने के लिए बोला है। वह ड्राइवर पूजा से बोला, कहाँ लाने के लिए बोला है मुझे आपके सर ने? पूजा फिर से बोली, मैम सर ने आपको बताने से मना किया है। वह ड्राइवर फिर से बोला, नहीं रोको गाड़ी, मैं खुद घर चली जाऊंगी। पूजा गुस्से से उस ड्राइवर को घूरते बोली, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता क्योंकि सर ने मुझे मना किया है। वह ड्राइवर बोला, सर के चमचे, रोक गाड़ी वरना मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। पूजा फिर से उसे गुस्से से घूरते बोली, सॉरी मैं नहीं रोक सकता, वैसे भी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। वह ड्राइवर बोला और पूजा उसे घूरने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। वह ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उसने पूजा की तरफ वाला दरवाज़ा खोल दिया। तभी वहाँ प्रताप आ गया और पूजा से बोला, चलिए पूजा जी अंदर चलिए। लेकिन क्यों, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रघुवेंद्र सर ने मुझे यहाँ लाने के लिए क्यों बोला था? सुबह से आप लोग कहाँ थे? ऐसे ही कई सवाल पूजा एक ही सांस में प्रताप से पूछ चुकी थी। रुकिए पूजा जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले आप अंदर तो चलिए, प्रताप पूजा से बोला। फिर वह दोनों होटल के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा देखकर पूजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके चेहरे पर जो अब तक गुस्सा झलक रहा था, उसकी जगह प्यारी सी स्माइल ने ले ली। पूजा जैसे ही हॉल के अंदर पहुंची, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी क्योंकि वहां सब थे, उसके मम्मी पापा, भाई, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और खुद रघुवेंद्र भी। पूजा उन सबको देखकर खुशी से जैसे झूम उठी। उसके अंदर जाते ही सब लोग एक साथ गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और साथ में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उस पर फूलों की बरसात होने लगी। उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं की महारानी है। आज तक उसे इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था। वहाँ का डेकोरेशन, लाइट्स, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था और बड़े शब्दों में लाइट्स की लड़ियों से लिखा गया था, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा। सब कुछ पलों के लिए। लाइट्स ऑफ हुई तब बड़े बड़े शब्दों में सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था। पूजा की खुशी उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई जब रघुवेंद्र उसके पास आया और उसकी ओर हाथ बढ़ाते बोला, विश यू है वेरी हैप्पी बर्थडे। पूजा ने उसे थैंक यू बोला और उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। रघुवेंद्र उसके सबके पास लेकर गया। वहाँ एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे पूजा। तभी रजनी उसके गले से लग गई और बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी नौटंकी, आई लव यू सो मच। पूजा उसे झूठा गुस्सा दिखाते बोली, मुझे बात नहीं करनी है तुझसे, जानती है तूने आज सुबह से मुझे कितना परेशान करके रखा हुआ है। मैं सोच सोच कर पागल हो गई थी कि आज मेरी बेस्टी मेरा बर्थडे कैसे भूल गई। और तो और तूने अपना फ़ोन भी ऑफ करके रखा हुआ था। सॉरी मेरी जान, और अगर मैं सुबह तुझे विश कर देती तो तुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ कैसे मिलता। फिर पूजा के मम्मी पापा और उसके भाई ने भी उससे बर्थडे विश किया। पूजा की मम्मा उससे बोली, सॉरी मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें अभी तक विश नहीं किया था, लेकिन दामाद जी चाहते थे कि हम सब लोग तुम्हें एक साथ विश करें और तुम्हें सरप्राइज़ पार्टी दें।
हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची और जुग जुग जियो। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा अपनी माँ के गले से लग गई। हैप्पी बर्थडे दीदी। पूजा का भाई दीपेश उससे बोला। थैंक यू दीपू। पूजा अपने भाई से बोली। फिर पूजा के पापा और प्रताप ने भी उसे बर्थडे विश किया। उसके बाद पूजा ने केक काटा और उन्होंने खूब एंजॉय किया। उन सब ने साथ में डिनर किया और फिर पूजा के मम्मी पापा अपने घर के लिए निकल गए। पूजा तो उन लोगों से बहुत कह रही थी कि वह आज उन लोगों के साथ ही चले, लेकिन उसके पापा ने यह कहकर मना कर दिया था कि कल उन्हें सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना है। वह लोग अगली बार उनके घर जरूर चलेंगे। प्रताप भी रजनी को छोड़ने उसके घर की ओर चला गया। अब बच्चे पूजा और रघुवेंद्र, चलिए हम भी चलते हैं घर। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखकर बोला, चलिए। पूजा रघुवेंद्र से बोली और वह दोनों भी घर के लिए निकल गए। पूजा आज गाड़ी में बैठी रास्ते भर रघुवेंद्र की ओर ही देख रही थी और रघुवेंद्र भी यह बात महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और ना ही उसने पूजा की ओर देखा। पूजा घर के अंदर पहुंची। उसने देखा कि आज पूरा घर खाली था। वहाँ ना तो कोई सर्वेंट था और ना ही प्रेमा काकी थी। पूजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब भी वह लोग ऑफिस से घर आते थे सारे सर्वेंट घर पर ही होते थे। फिर पूजा ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा, सामने रघुवेंद्र खड़ा था। रघुवेंद्र पूजा को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पूजा अभी कुछ भी नहीं बोली, वह बस उसकी आंखों में देखने लगी। रघुवेंद्र उसे अपनी बाहों में थाम कर कमरे के पास ले गया और उसने कमरे के सामने पूजा को अपनी बाहों से नीचे उतारा। फिर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। रघुवेंद्र ने पूजा को अंदर चलने के लिए बोला। पूजा जैसे ही कमरे के अंदर गई, सारी लाइट जल गई और पूजा पर फूलों की बरसात होने लगी। कमरे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी, जो इस वक्त उसे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। वहीं साइड पर एक टेबल पर छोटा सा केक रखा हुआ था और वहीं दीवार पर हैप्पी बर्थडे पूजा लिखा गया था। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के कारण आंसू आ गए। तुम रो रही हो? अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें यह सब? रघुवेंद्र पूजा की आंखों में देखते हुए बोला। पूजा भी इस वक्त उसकी आंखों में देख रही थी। वह कुछ नहीं बोली, बस रघुवेंद्र के गले से लग गई। रघुवेंद्र ने यह सोचा भी नहीं था कि पूजा कभी इस तरह के उसके सीने से लिपट जाएगी। पूजा की नज़दीकी उसे एक अलग ही सुकून दे रही थी, जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। रघुवेंद्र अपने मन ही मन में सोचने लगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुमसे तो मैंने सिर्फ 1 साल के लिए शादी की थी, लेकिन अब मैं इस शादी को उम्र भर निभाना चाहता हूँ। फिर पूजा रघुवेंद्र से अलग हुई और बोली, थैंक यू सो मच। आपने मेरा यह स्पेशल दिन और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे कभी इतना स्पेशल भी हो सकता है। रघुवेंद्र जवाब में बस मुस्कुरा दिया। चलो अब यहाँ भी केक काट लो। रघुवेंद्र पूजा की आंखों में देखते हुए बोला, जिनमें आज उसे एक अलग ही कशिश दिखाई दे रही थी। पूजा भी जवाब में मुस्कुरा दी और फिर उसने केक कट किया। उसने केक का एक छोटा सा टुकड़ा रघुवेंद्र को खिलाया और रघुवेंद्र ने उसे खिलाया। हैप्पी बर्थडे अगेन जान। रघुवेंद्र पूजा के कान के पास जाकर धीरे से बोला। रघुवेंद्र की गर्म सांसें जैसे पूजा को मदहोश करने लग रही थी। उसने उसकी सांसों की गर्माहट महसूस करके अपनी आंखें बंद कर दी और फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से दूसरी ओर जाने के लिए आगे बढ़ी। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया था, रघुवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी सांसों की गर्माहट जैसे पूजा को मदहोश करने लगी थी। वह रघुवेंद्र को कुछ भी नहीं बोल पाए। इस वक्त रघुवेंद्र का भी यही हाल था। वह लोग
एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी रघुवेंद्र का फ़ोन बज उठा। रघुवेंद्र ने अपना फ़ोन उठाया और वह कमरे से बाहर चला गया। पूजा उसे उसी तरह से जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे में आया और पूजा से बोला, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और फिर वह काउच पर जाकर चुपचाप लेट गया। पूजा को थोड़ा अजीब लगा रघुवेंद्र के इस तरह के बर्ताव से, लेकिन फिर उसे लगा शायद दिन भर की इतनी भागदौड़ की वजह से रघुवेंद्र थक चुका होगा। तो पूजा भी चुपचाप जाकर लेट गई और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई। लेकिन रघुवेंद्र, उसे अब तक नींद नहीं आई थी। वह पूजा के सोने के बाद उठा और बेड पर पूजा के बगल में जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी और वह कुछ परेशान सा लग रहा था। अगले दिन पूजा की आंख खुली तो उसने देखा कि रघुवेंद्र वहाँ नहीं था। वह भी उठकर बाथरूम में चले गए और वहाँ नहा धोकर तैयार होकर बाहर हॉल में आई। वहाँ उसे किचन में प्रेमा काकी दिखाई दी तो उसने अपने कदम किचन की ओर बढ़ा दिए। बहू रानी, आप कुछ चाहिए था आपको? प्रेमा काकी पूजा से बोली। काकी, वो रघुवेंद्र जी कहाँ है? वह निकल गए क्या ऑफिस के लिए? पूजा प्रेमा काकी की ओर देख कर बोली, हाँ बहू रानी, वो रघुवेंद्र बेटा तो कब के निकल गए ऑफिस के लिए। शायद आप सो रही थी इसीलिए उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। आप बाहर जाकर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। रघुवेंद्र ने बोला है कि आपको नाश्ता करवा कर ही घर से भेजा जाए। प्रेमा काकी पूजा से बोली। प्रेमा काकी की बात सुनकर पूजा चुपचाप जाकर डिनर टेबल पर बैठ गई। डिनर टेबल पर बैठकर वह यह सोच रही थी कि आज रघुवेंद्र इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चले गए। अभी भी 7:30 ही हो रहा है और काकी बोल रही हैं कि वह तो कब के ऑफिस चले गए। फिर उसने सोचा शायद कुछ ज़रूरी काम होगा और वह उन ख्यालों से बाहर निकल गई। तब तक प्रेमा काकी ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया था और पूजा भी नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। पूजा ने बाहर जाकर देखा तो आज वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही रघुवेंद्र किसी को बोल कर गया था कि वह पूजा को ऑफिस छोड़ दे। पूजा ने इधर उधर देखा और फिर वह मेन रोड में चली गई और वहाँ से उसने एक ऑटो पकड़ा और ऑफिस के लिए निकल गई। उधर दूसरी ओर रजनी भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने प्रताप खड़ा था। आप? रजनी आश्चर्य से बोली। हाँ मैं। तो आप बताइए, आप किसे एक्सपेक्ट कर रही थी? प्रताप रजनी को और मुस्कुराते हुए देख कर बोला, एक्चुअली सच बताओ तो किसी को भी नहीं। मुझे आदत नहीं ना इस सब की, सुबह सुबह कोई मेरे घर में आए, ये बहुत ही कम होता है। रजनी मुस्कुराते हुए बोली, अब आप मुझे अंदर आने को भी बोलेंगी या ऐसे ही बातें करनी है? प्रताप रजनी से बोला, ओह सॉरी, आइए ना अंदर। रजनी प्रताप से बोली और दरवाजे की एक साइड को हट गई। प्रताप भी अंदर आ गया और वहीं लगी एक चेयर पर बैठ गया। रजनी ने भी दरवाज़ा बंद किया और प्रताप के पास आ गई। फिर वह उससे बोली, वैसे आपने बताया नहीं कि आप इस वक्त यहाँ कैसे? बस यूँ ही, मैंने सोचा कि हम दोनों को एक ही ऑफिस जाना है तो क्यों ना साथ में ही चला जाए। प्रताप रजनी की ओर देख कर बोला, कुछ लेंगे आप? चाय कॉफ़ी? रजनी प्रताप से बोली, जी नहीं, अभी कुछ नहीं, अगली बार पक्का। अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। प्रताप रजनी से बोला। प्रताप की बात सुनकर रजनी मुस्कुरा दी और बोली, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर रजनी अंदर वाले कमरे में चले गए और कुछ ही मिनटों में अपना बैग लेकर बाहर आ गई। चलिए मैं तैयार हूँ। रजनी कमरे से बाहर आकर बोली, जी बिल्कुल चलिए। यह बोलकर प्रताप खड़ा हो गया और वह दोनों घर से बाहर निकल गए। प्रताप ने रजनी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने को बोला। रजनी भी अंदर बैठ गई और प्रताप ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर प्रताप भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और रजनी की ओर देखकर बोला, वैसे मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे मेरे साथ ऑफिस चलो। ऑफिस ही क्यों, घर भी हम साथ साथ जाए, वह भी एक ही घर में। प्रताप की बात सुनकर रजनी झेप गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली और उसकी इस हरकत पर प्रताप मुस्कुराने लगा। पूजा भी इस वक्त रास्ते में ही थी। वह ऑटो में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। उसे कल हुई सारी बातें याद आ रही थी। कैसे रघुवेंद्र ने उसे सरप्राइज़ दिया था, कैसे वो रघुवेंद्र के धीरे धीरे करीब आती जा रही थी।
फिर पूजा अपने मन ही मन में सोचने लगी, मुझे लगता था बहुत बुरे इंसान हैं आप, क्योंकि आपने किया ही ऐसा था मेरे साथ। मुझे किसी भी चीज़ के लिए मौका ही नहीं दिया था। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझसे शादी कर ली। लेकिन अब पता चला कि आप इतने भी बुरे नहीं हैं। बेइंतहा नफ़रत थी मुझे आपसे, लेकिन मेरी ये नफ़रत ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाई। आपने मेरी उस नफ़रत को प्यार में कब बदल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। सच में प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे, और बहुत जल्द मैं आपको ये बता भी दूंगी। यह सोचते हुए वह अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। रघुवेंद्र का ऑफिस। पूजा ऑफिस पहुंच चुकी थी और वहीं पर उसे रजनी भी मिल गई। प्रताप इस वक्त गाड़ी को पार कर रहा था। कैसा लगा जाने मन कल का सरप्राइज? रजनी पूजा के गले लगते हुए बोली, बहुत 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 अच्छा था। इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी भी नहीं मिली। पूजा रजनी से बोली, तो फिर जान यह भी तो सोचो कि आज से पहले तुम्हारी लाइफ में रघुवेंद्र सर भी तो नहीं थे। रजनी अपने दांत दिखाते हुए पूजा से बोली, हाँ ये भी है। पूजा अपने ही ख्यालों में खोई रजनी से बोली, ओए होए मैडम के तो अब तेवर ही बदल गए। रजनी पूजा को चिढ़ाते हुए बोली। इतने में प्रताप भी वहां आ चुका था और उन दोनों को साथ में देखते बोला, अरे वाह दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ में। वैसे चलिए अभी काम कर लेते हैं, शाम को मिलते हैं कॉफ़ी पे। प्रताप उन दोनों से बोला और अपने कैबिन में चला गया। रजनी और पूजा भी दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रजनी अपने काम की जगह पर बैठ गई और पूजा भी रघुवेंद्र के कैबिन की ओर बढ़ गई। पूजा ने जैसे ही उसके कैबिन का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह निकली और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे इस वक्त। उसे अपने सारे सपने अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नजर आ रहे थे। पूजा जैसे ही रघुवेंद्र के कैबिन में पहुंची, वह रघुवेंद्र उसे एक लड़की के साथ दिखाई दिया। इस वक्त उस लड़की की बाहें रघुवेंद्र के कंधे पर थी और रघुवेंद्र के हाथ उस लड़की की कमर पर। पूजा के कदम उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर लड़खड़ाने लगे। तभी उस लड़की की नज़र पूजा पर पड़ी। वह दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी थी। पूजा को वहां देखकर वह रघुवेंद्र से बोली, बेबी कोई भी तुम्हारे केबिन में ऐसे ही चला आता है बिना डोर नॉक के? लगता है तुम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ज़्यादा ही छूट देने लगे हो। उस लड़की की बात सुनकर रघुवेंद्र ने उसके कमर से हाथ हटा लिया और उसका हाथ भी अपने कंधे से नीचे किया। फिर उसने पलटकर देखा तो सामने पूजा खड़ी थी। पूजा को सामने देखकर वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। जब उस लड़की को लगा, वह फिर से बोल पड़ी, क्या बेबी तुम तो इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो? यह ऐसे ही तुम्हारे कैबिन में घुस आई और तुम अब भी चुप खड़े हो? फिर वह पूजा को देखते हुए बोली, हे लड़की चलो बाहर निकलो यहाँ से। जानती नहीं हो किसका कैबिन है ये? और तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर बिना डोर नॉक के अंदर कैसे आ गए? पूजा उस लड़की की ये बातें सुन रही थी, लेकिन वह रघुवेंद्र की ओर देख रही थी। उसे लग रहा था शायद रघुवेंद्र कुछ तो बोलेगा, लेकिन रघुवेंद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह देखकर पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। जब पूजा वहां से नहीं गई तो वह लड़की फिर से बोल पड़ी, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। और तुम इस तरह से रघुवेंद्र को क्यों देख रही हो? लगता है अपनी औकात भूल गई हो तुम। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही होगी। यह बोलकर उस लड़की ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे कैबिन से बाहर कर दिया। वह लड़की फिर से रघुवेंद्र के पास आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रघुवेंद्र ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी वाइफ को यह सब बोलने की? जानती हो ना मेरी बीवी है वो, और उसके साथ बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शांत हो जाओ बेबी, बीवी है तुम्हारी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक रहेगी नहीं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझसे शादी करोगे, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वह लड़की कुछ देर रुक कर बोली, अगर चाहते हो कि मैं उस लड़की से बदतमीजी ना करूँ तो उसे अपने आप से दूर रखो, वरना तो तुम जानते ही हो कि मैं उसके साथ भी क्या कर सकती हूँ। रघुवेंद्र गुस्से से उस लड़की को घूरने लगा और बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं निया।
तुमने जो धोखा मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी, और जो आज तुमने मेरी बीवी के साथ किया है उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। सो वेट एंड वॉच। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वह मानना पड़ेगा रघुवेन, अब तक भी इतनी अकड़ बची है तुम में। मुझे तो लगा था अब तक तुम्हारी सारी अकड़ निकल चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारी अकड़ कैसे निकालनी है यह मैं अच्छे से जानती हूँ। वह लड़की निया रघुवेन से बोली, एक समय ऐसा था जब मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उस वक्त को कोसता हूँ जब मैंने तुमसे दोस्ती की थी। रघुवेंद्र गुस्से से निया की ओर देखते हुए बोला, किसने कहा था तुमसे मुझसे दोस्ती करने के लिए, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। तुमने उस दिन जो सबके सामने मेरी इंसल्ट की वह एक दोस्त नहीं कर सकता। मैं प्यार करती थी तुमसे, तुम्हें प्रपोज किया था मैंने, और तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना कर रख दिया। अब इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही होगी। प्यार करने लगे हो ना तुम भी उस 2 टके की लड़की से, तो अब देखो जब अपना प्यार अपने से दूर जाता है तो कितना दर्द होता है। यह बोलकर निया हंसने लगी। रघुवेंद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। रघुवेंद्र को गुस्से में देखकर निया मुस्कुराते हुए उसके कैबिन से बाहर चली गई और रघुवेंद्र वहीं अपनी चेयर पर बैठ गया। दूसरी तरफ पूजा एक सुनसान जगह पर बैठी थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। कहाँ तो उसने सोचा था कि वह अपने प्यार का इजहार रघुवेंद्र से करेगी, लेकिन रघुवेंद्र को इस तरह से किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत ही दुख हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। उसे तो लगने लगा था कि रघुवेंद्र बदलने लगा है और वह भी शायद उसे प्यार करने लगा है। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि वह सब क्या था जो रघुवेंद्र ने उसके लिए किया। कल ही तो उसका बर्थडे था और रघुवेंद्र ने उसके लिए कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, और अगले ही दिन उसने उसे इतना बड़ा झटका दे दिया। रघुवेंद्र का असली रूप कौन सा है यह पूजा की समझ से बाहर था। वैसे भी इस वक्त उसने सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था। पूजा आसमान की ओर देखकर बोली, ख्वाब दिखाकर तोड़ना कोई तुमसे सीखे, दिल बहलाकर छोड़ना कोई तुमसे सीखे, दिल में मोहब्बत के फूल खिलाकर उसे पैरों के नीचे कुचलना कोई तुमसे सीखे। कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ मैं आपको पहचानने में। मुझे पता होना चाहिए जिस इंसान ने कभी भी मेरी फीलिंग्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसने मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी की, जिसके लिए मैं सिर्फ 1 साल की पत्नी हूँ, जिसने कभी हमारी शादी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वह इंसान कैसे बदल सकता है। पागल थी मैं जो सोच रही थी कि आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते। यह बोलकर पूजा जोर से चीख पड़ी। फिर वह वहाँ से उठकर चल दी। रघुवेंद्र पूरा दिन परेशान था, यह सोच सोच कर ना जाने पूजा उसके बारे में क्या सोच रही होगी और वह कहाँ होगी, क्योंकि वह ऑफिस से उसी वक्त जा चुकी थी जब उसने रघुवेंद्र को नेहा के साथ देखा था। रघुवेंद्र, आज ऑफिस में ही बैठे रहने का इरादा है क्या तेरा? प्रताप रघुवेंद्र के कैबिन में आते हुए बोला। फिर उसकी नज़र पूजा की चेयर की ओर चली गई और वह पूजा को वहां न देखकर बोला, अरे ये पूजा जी कहाँ चली गई? शायद बाहर गई होंगी। फिर रघुवेंद्र की ओर देखकर, चल हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। पूजा जी से मेरी सुबह बात हुई थी, हम चारों चलते हैं। पूजा जी अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर खूब सारी बातें भी कर लेंगी और हम सब साथ में घूम भी लेंगे। क्या कहते हो? पूजा नहीं आएगी? रघुवेंद्र प्रताप को देखकर बोला। क्यों नहीं आएंगी पूजा जी हमारे साथ? मैंने सुबह उन्हें बोला था कि हम सब शाम को मिलेंगे, और फिर कितने दिनों से वह रजनी से भी ठीक से नहीं मिल पाई हैं। मुझे पूरा भरोसा है वह जरूर आएंगी। प्रताप रघुवेंद्र की बात सुनकर बोला, वो नहीं आएंगी प्रताप, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है। रघुवेंद्र बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर प्रताप को अब थोड़ा अजीब लगा। वह रघुवेंद्र से बोला, क्या बात है रघुवेंद्र, कहीं तुमने कुछ बोला तो नहीं पूजा जी को, या फिर कुछ ऐसा किया हो जिससे वह हर्ट हुई हो? हाँ प्रताप, मैंने कुछ ऐसा ही किया है जिससे वह आज बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है। रघुवेंद्र प्रताप की ओर देखकर बोला, क्या किया तुमने ऐसा?
प्रताप ने रघुवेंद्र से पूछा। प्रताप के पूछने पर रघुवेंद्र ने उसे सब कुछ बता दिया जो सुबह हुआ था। मुझे लगता है रघुवेंद्र, तुझे पूजा जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, जिससे उन्हें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और शायद वह भी तेरा साथ देंगे। प्रताप रघुवेंद्र की ओर देखकर बोला, नहीं प्रताप, मैं पूजा को कुछ नहीं बता सकता। तू तो जानता है कि निया कैसी लड़की है। अगर उसे यह पता चल गया कि मैं पूजा को सब कुछ बता चुका हूँ और हम लोग उसके साथ नाटक कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वह पूजा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तुझे याद है कॉलेज में जब मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, उसके बाद सोनल से मेरी दोस्ती हो गई थी क्योंकि निया की हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मैंने उससे बोला था कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, मैं हमेशा से तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वह मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। निया से दोस्ती टूटने के बाद कभी कभार मैं सोनल के साथ बैठ जाया करता था। तो इस बात पर निया ने क्या किया था सोनल के साथ? सोनल का एक्सीडेंट तक करवा दिया था इस निया ने। लेकिन अब मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा, तब तक पूजा को कुछ नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ पूजा को इस वक्त बहुत ही दुख हो रहा होगा, मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है प्रताप। जानता है क्यों? क्योंकि प्यार करने लगा हूँ मैं पूजा से। मैं पूजा से अपने प्यार का इजहार करूं, उससे पहले मुझे इस निया को सबक सिखाना है और इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करेगी। रघुवेंद्र यह सब बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ रघुवेंद्र, उस निया को हम साथ में मिलकर सबक सिखाएंगे। प्रताप रघुवेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इतने में रजनी भी वहाँ आ गई। उन दोनों को सीरियस मूड में देखकर रजनी बोले, क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं। और पूजा कहाँ है? हम लोग बाहर जाने वाले थे ना साथ में। पूजा जी घर चली गई होंगी, हम कभी और चले जाएंगे बाहर। प्रताप रजनी से बोला, मुझे आप लोग परेशान लग रहे हैं, क्या बात है बताइए। रजनी रघुवेंद्र और प्रताप से बोली। प्रताप और रघुवेंद्र को रजनी को सब कुछ सच सच बता देना ही सही लगा ताकि वह अपनी दोस्त को संभाल सके। तो प्रताप और रघुवेंद्र ने मिलकर रजनी को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर रजनी को निया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कैसे वो लड़की अपने भरोसे का ऐसे फ़ायदा उठा सकती है, वो भी तब जब आप अपने होश में नहीं थे। आज तक सुना था कि लड़के लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसी घटिया लड़की के बारे में आज ही सुन रही हूँ जिसने किसी लड़के का फ़ायदा उठाया हो, वो भी इसलिए कि उस लड़के ने उस लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। मुझे तो यह लड़की पागल वागल टाइप की लगती है। आप फिक्र मत कीजिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी रघुवेंद्र से बोली। कुछ देर बाद रघुवेंद्र अपने घर पहुंच चुका था। वह सीधे अपने रूम में गया। वहां रूम में पूजा नहीं थी। फिर वह नीचे हॉल में आया। उसने किचन की ओर देखा, पूजा वहां भी नहीं थी। किचन में प्रेमा काकी थी। रघुवेंद्र ने प्रेमा काकी से पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने रघुवेंद्र को बताया कि पूजा दिन के वक्त ही अपना बैग लेकर घर से निकल गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पूजा को रोकने की, लेकिन पूजा नहीं रुकी और पूजा ने बोला कि मैं आपको थैंक यू बोल दूं। रघुवेंद्र बेटा, आपके और बहू रानी के भी कुछ हुआ है क्या? क्योंकि बहू रानी मुझे बहुत दुखी लग रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह बहुत देर तक रोई हैं। प्रेमा काकी ने रघुवेंद्र की ओर देखकर उससे पूछा। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, रघुवेंद्र बोला और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। रघुवेंद्र भी बहुत दुखी था। रघुवेंद्र अपने कमरे में जाकर वहीं रखे गए सोफे पर बैठ गया और अपना सर सोफे पे टिकाकर ऊपर छत की ओर देखने लगा। मैं जानता हूँ पूजा, तुम मेरी हरकत से बहुत दुखी हो, लेकिन यकीन मानो मेरे पास उस वक्त इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे पता है तुम रजनी के घर गई होगी। अगर रजनी तुम्हारे साथ है तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तेरे आने से पहले कितनी वीरान थी ये ज़िंदगी, तेरे जाने के बाद इसका एहसास हुआ है मुझे। तू ही मेरी हर खुशी की चाबी है। अब
तेरे बिना मैं अब कुछ भी नहीं। रजनी जैसे ही घर पहुंची उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह समझ गई कि पूजा यहाँ आई हुई है। रजनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर चारों तरफ अंधेरा था, सारी लाइट्स ऑफ थी। रजनी ने घर के अंदर कदम रखा और हॉल की लाइट ऑन की। उसने देखा कि पूजा हॉल में नहीं थी तो वह अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गई। वहाँ भी अंधेरा ही था। रजनी ने लाइट ऑन की तो उसे पूजा वहीं जमीन पर बैठ के टेक लगाकर बैठी नजर आई। वह पूजा की हालत समझ रही थी। कोई भी लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ किसी और की बाहों में दिखे। रजनी भागकर पूजा के पास गई और उसी के सामने जमीन पर बैठ गई। पूजा ने एक नज़र रजनी की ओर देखा और फिर वह जमीन की ओर देखने लगी। रजनी भी कुछ नहीं बोली, वह पूजा को देखने लगी। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और रजनी की ओर देखा, फिर वह उससे बोली, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेली रहना चाहती हो तुम पूजा? और तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई थी अंदर? रजनी पूजा से बोली। पूजा ने रजनी की ओर देखा और वह उसके गले से लग गई। रजनी ने भी पूजा को पकड़ लिया क्योंकि वह उसकी हालत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। कुछ देर बाद रजनी को आभास हुआ कि पूजा बस रोए जा रही है। उसकी आंखों से आंसू गिर के रजनी के कंधे पर पड़ रहे थे। रजनी ने पूजा को खुद से दूर किया और बोली, पूजा प्लीज़ रो मत, वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? पूजा रोते हुए रजनी की आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है पूजा, रघुवेंद्र सर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हो सकता है कि वह यह सब किसी मजबूरी में कर रहे हो। रजनी पूजा से बोली। कैसी मजबूरी रज्जो? पूजा कभी कभार प्यार से रजनी को रज्जो बुलाया करती थी। जानती है तू, वो किसी और की बाहों में थे। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ ये? जानती हूँ यह शादी सिर्फ 1 साल के लिए है। कम से कम इस 1 साल में तो वह पूरी तरह से मेरे रहते। समझते क्यों नहीं कि वो मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मेरी नफ़रत तो प्यार में बदल गई, लेकिन उनकी जिद प्यार में नहीं बदल पाई रज्जो। यह बोलकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ पूजा, रघुवेंद्र सर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हो सकता है कि ये करने के पीछे उनकी कोई मजबूरी हो। तुम प्लीज़ एक बार सोच कर देखो। कल ही तो उन्होंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज़ रखा था। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। रजनी पूजा की ओर देख कर बोली। मुझे भी यही लगने लगा था रजनी कि उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये सब मेरा भ्रम था। उनके दिल में ना तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं और ना ही कभी हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास दिल ही नहीं है। पूजा अपनी आंखों में आंसू लिए रजनी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है पूजा। रजनी बोली, तू मेरी दोस्त है या उनकी? उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी तू उन्हें ही अच्छा ठहरा रही है। पूजा रजनी की आंखों में देखकर गुस्से से बोली, मैं तेरी ही दोस्त हूँ यार पूजा, चल बाकी सब कुछ तू छोड़ दे, लेकिन तू ऐसे ही किसी को भी रघुवेंद्र सर की लाइफ में कैसे आने दे सकती है? भले ही तुम्हारी शादी 1 साल की हो, लेकिन तब तक के लिए तो तू अपना हक मत छोड़। रजनी पूजा को समझाते बोली, कैसा हक रजनी? मेरा उन पर कभी कोई हक था ही नहीं। पूजा निराश होते बोली, देख तू भी मानती है ना कि रघुवेंद्र सर ने तेरे साथ गलत किया है, तो थोड़ा परेशान करना तेरा भी तो हक बनता है ना। जब तक तुम इस शादी में हो, उन्हें किसी और लड़की के करीब मत जाने दे, उन्हें भी तो तड़पने दे उनकी मोहब्बत के लिए। अगर वह लड़की रघुवेंद्र सर की प्रेमिका है तो तू भी बता उस लड़की को कि तू उनकी पत्नी है। रजनी पूजा की आंखों में आंखें डाल कर बोली, इसका क्या फ़ायदा होगा रजनी? क्योंकि जबकि मैं जानती हूँ कि हमारी शादी अब कुछ ही महीनों की बची हुई है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वह लड़की आज उनकी ज़िंदगी में आए या कुछ महीनों के बाद। पूजा बोली, फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन थोड़ा परेशान करना तो तेरा भी बनता है ना। रजनी मुस्कुरा कर बोली। रजनी की बात सुनकर पूजा सोच में डूब गई और फिर रजनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन रघुवेंद्र का ऑफिस। पूजा जैसे रघुवेंद्र के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, आज भी वहाँ निया दिखाई दी। निया को देखकर लग रहा था जैसे वह ज़बरदस्ती रघुवेंद्र के करीब जाने की कोशिश कर रही हो।
और रघुवेंद्र उसे खुद से दूर रखना चाहता हो। पूजा उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। रघुवेंद्र और निया दोनों ही पूजा की ओर देख रहे थे। निया पूजा के पास गई और बोली, मैनर्स नहीं है तुम्हारे पास, यूं बिना दरवाजे नॉक किए ही अंदर आ गई। कल भी समझाया था ना तुम्हें, लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आया। फिर वह रघुवेंद्र की ओर देख कर बोली, क्या यार बेबी, कोई भी ऐरा गहरा तुम्हारे कैबिन में आकर बैठ जाता है और तुम उसे कुछ बोलते भी नहीं हो। बस एक बार शादी होने दो हमारी, यह सब कुछ बदल दूंगी मैं, और तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें। इससे आगे निया कुछ बोलती, पूजा अपनी जगह पर खड़ी होकर जोर से चिल्ला कर बोली, शट अप, जुबान पर लगाम रखो अपनी। तुम होती कौन हो मुझे यह सब बोलने वाली? और एक बात, मैं यहाँ काम करती हूँ, तुम्हारी तरह ये छिचोरापन दिखाने नहीं आई हूँ। और अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम निकलो यहाँ से बाहर, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे काम करना है। मुझे सर से कुछ अकेले में इस शर्त पर जोर देते हुए डिस्कस भी करना है, तो तुम निकलो यहाँ से। यह सब पूजा गुस्से से निया को घूरते हुए बोल रही थी। साथ ही कभी कभी वह रघुवेंद्र की ओर भी गुस्से से देख लेती। निया ने रघुवेंद्र की ओर देखा तो वह कुछ नहीं बोला। निया को यह सब अपनी बेइज्जती जैसा लग रहा था, तो वह अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब रघुवेंद्र और पूजा की शादी को 1 साल होने में सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ था। इस बीच पूजा रजनी के साथ उसी के फ्लैट में रहा करती थी। रघुवेंद्र तो चाहता था कि पूजा घर वापस आ जाए, लेकिन वह उससे कह नहीं पाता था। कहता भी किस मुंह से, क्योंकि जो उसने पूजा के साथ किया था उसके बाद उसका कोई हक नहीं था कि वह पूजा से कुछ भी कहे या कुछ भी मांगे। निया हर बार रघुवेंद्र के करीब आना चाहती, लेकिन पूजा उससे दूर कर देती। रघुवेंद्र ज़्यादातर समय अब ऑफिस में ही बिताने लगा था, क्योंकि उसे पता था वह घर में बिताएगा तो निया किसी न किसी बहाने से उसके घर आने लगेगी, और वहाँ पूजा भी नहीं थी कि जो उसे निया से बचा सकती थी। साथ ही रघुवेंद्र काम के बहाने से ज़्यादातर पूजा को ऑफिस में ही रखता था। कभी तो पूजा ऑफिस में ही सो जाया करती थी। जिस दिन पूजा को ऑफिस में काम करते करते नींद आ जाती, उस दिन रघुवेंद्र भी घर नहीं जाता था और ना ही वह पूजा को उठाता था। वह बस उसके पास बैठा उसे निहारने लगता था। यह सब निया नोटिस कर रही थी और मन ही मन गुस्से से कुढ़ रही थी। एक दिन रघुवेंद्र की तबीयत कुछ खराब थी, जिस वजह से वह ऑफिस नहीं जा रहा था। बस इसी बात का फ़ायदा निया उठाना चाहती थी। निया ने रघुवेंद्र को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आज उसके घर आ रही है, और यही उसने गलती की थी कि उसने रघुवेंद्र को इस बात की जानकारी दे दी। उधर दूसरी तरफ पूजा और रजनी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। तभी रजनी का फ़ोन बज उठता है। वह अपना फ़ोन लेकर बाहर हॉल में चली जाती है। पूजा को लगा कि शायद प्रताप का फ़ोन होगा, इसलिए वह उस रूम से बाहर चली गई होगी। पूजा रजनी पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए तैयार होने लगी। हेलो, रजनी फ़ोन उठाकर बोली। सामने फ़ोन पर रघुवेंद्र था। उसने रजनी से कुछ कहा तो रजनी बोली, आप चिंता मत कीजिए सर, पूजा आज आपके घर पर आएगी। अब उस निया की एक भी चाल कामयाब नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। ओके, थैंक यू, रघुवेंद्र बोला और उसने अपना फ़ोन रख दिया। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं चल रही आजकल तुम दोनों की? पूजा रजनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। एक पल के लिए पूजा को अपने पीछे देखकर रजनी घबरा सी गई। उसे लगा शायद पूजा ने उसकी और रघुवेंद्र सर की बातें सुन ली हैं, लेकिन फिर उसने संभलते हुए पूजा से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? जब देखो तुम प्रताप से बातें करती रहती हो। पूजा रजनी की टांग खींचते बोली, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वो तो प्रताप मुझे बता रहा था कि आज रघुवेंद्र सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज वो ऑफिस भी नहीं आ पाएंगे। प्रताप कह रहा था कि आज ऑफिस में अगर ज़्यादा काम नहीं होता तो वह रघुवेंद्र के पास उसके घर चला जाता, कम से कम उसका थोड़ा ध्यान तो रख सकता था वह।
लेकिन आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, जिस वजह से प्रताप भी रघुवंश सर के घर नहीं जा पाएगा। ऊपर से आज रघुवंश सर भी ऑफिस में नहीं है, जिस वजह से वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही रहेगा। बस प्रताप को यह टेंशन हो रही थी कि इस हालत में कौन रघुवेंद्र का ध्यान रखेगा, क्योंकि रघुवेंद्र किसी की नहीं सुनता। आज वह ना तो खाना खाएगा और ना ही दवा लेगा, तो पता नहीं वह ठीक कैसे होगा। यही सोच सोच कर प्रताप परेशान हो रहा था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया था। रजनी पूजा से साफ साफ झूठ बोल रही थी और उसे रघुवेंद्र के लिए परेशान देखकर मन ही मन खुश भी हो रही थी। अगर वो बीमार है तो बुलाए अपनी उस गर्लफ्रेंड को जो हर वक्त उनसे चिपकी रहती है। आज कहाँ है वो? आज नहीं आई उनका ख्याल रखने। पूजा गुस्से और चिंता दोनों के मिले हुए भावों में बोली, रजनी मन ही मन वो घर पर आने वाली है, इसीलिए तो रघुवेंद्र सर चाहते हैं कि तू भी वहाँ आए। कुछ बोलेगी? अब कहाँ खो गई तू? पूजा रजनी को किन्हीं ख्यालों में खोए हुए देख कर बोली, चल छोड़ यार, हमें क्या करना है, वह जिए या मरे। रजनी पूजा की आंखों में देखकर बोली। उसे उम्मीद थी कि पूजा इस बात पर जरूर रिएक्ट करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। रजनी की यह बात सुनकर पूजा को गुस्सा आ गया और वह बोली, कैसी बातें कर रही है रजनी तू? तुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी तू उनके बारे में यह बोल रही है। किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता है उनके होने या ना होने से। पूजा यह सब गुस्से में बोल रही थी। उसे इस बात का आभास ही नहीं हो रहा कि वह क्या बोले जा रही है। ठीक है, अगर तुझे इतना ही फ़र्क पड़ता है तो तू ही चली जा उनके पास और उनकी देखभाल कर, रजनी पूजा से बोली। रजनी की बात सुनकर पूजा को जैसे होश आ गया हो इस बात का कि वह क्या कहे जा रही है। फिर वह रजनी से बोली, भला मैं क्यों जाऊं उनकी देखभाल करने? वह लगते ही क्या है मेरे? मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जा। मैं कौन सा कह रही हूँ तुझसे कि तू उनके पास चली जा। चल, अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, निकलते हैं हम लोग। रजनी पूजा से बोली, तू चल रजनी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यह बोलकर पूजा अंदर वाले कमरे में चली गई। रजनी उसे जाते हुए देखने लगी और वह मन ही मन सोचने लगी, मैं जानती हूँ तू रघुवेंद्र सर के पास जरूर जाएगी, क्योंकि तू उनसे प्यार करती है और उनकी बीमारी के बारे में सुनकर यह हो ही नहीं सकता कि तू ऑफिस चली जाए। यह सोचकर रजनी ने प्रताप को फ़ोन किया और घर से बाहर निकल गई। बाहर प्रताप गाड़ी लिए रजनी का इंतजार कर रहा था। प्रताप को देखकर रजनी मुस्कुराई और वह दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल गए। इधर पूजा जैसे दो राहें पर खड़ी हो, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रघुवेंद्र के पास जाए या नहीं, यह बात वह समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह रघुवेंद्र के पास जाएगी। भले ही रघुवेंद्र ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन अभी उसे उसकी ज़रूरत है। यह सोचकर पूजा घर से बाहर निकली और स्कूटी लेकर रघुवेंद्र के घर की ओर निकल गई। दिल चाहता है तुझे इस कदर, जैसे तू है मेरी सांसों की तरह। पूजा रघुवेंद्र के घर के सामने खड़ी थी। कुछ देर वह घर की ओर एकटक देखती रही, फिर घर के अंदर चली गई। पूजा अंदर गई तो उसने देखा वहाँ कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे और प्रेमा काकी भी वहीं किचन में थी। प्रेमा काकी की नज़र जैसे ही पूजा पर पड़ी, वह भागकर उसके पास आ गई और बोली, बहू रानी आप आई हैं? जानती हैं आप, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके आने से इस घर में रौनक आई थी, जो आपके जाने के साथ ही चली गई थी। जब आप यहाँ थे रघुवेंद्र बाबा भी खुश रहने लगे थे, लेकिन आपके जाते ही जैसे उनकी सारी खुशियाँ ही चली गई हों। वह तो मुस्कुराना ही भूल गए थे। अब आप आ गई हैं ना, फिर से इस घर की रौनक लौट आएगी। आंखों में उम्मीद देखकर पूजा बीच में ही बोल पड़ी, काकी मैं यहाँ हमेशा के लिए लौट कर नहीं आई हूँ। वो तो मुझे पता चला कि रघुवेंद्र सर की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए उन्हें देखने चली आई। वैसे भी उन्होंने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। पूजा उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। प्रेमा काकी कुछ नहीं बोली, वह बस पूजा को देखने लगी। उन्हें ऐसे अपनी ओर देखता पाकर पूजा बोली, काकी उन्होंने कुछ खाया या नहीं, और दवा ली कि नहीं उन्होंने?
पूजा ने प्रेमा काकी से पूछा। नहीं बहुरानी, रघुवेंद्र बाबा ने कुछ नहीं खाया और ना ही वो दवा ले रहे हैं। मैं उनसे कई बार कह चुकी हूँ कि कुछ खाकर दवा ले ले, लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। प्रेमा काकी पूजा से बोली, ये कभी नहीं सुधरेंगे। यह बोलकर पूजा किचन की ओर चली गई। पूजा को जाते हुए देखकर प्रेमा काकी मुस्कुराने लगी और बोली, आप कुछ भी कह ले बहुरानी, लेकिन आपको रघुवेंद्र बाबा की फिक्र है, ये दिखता है। मैं नहीं जानती आप लोगों के बीच क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप और रघुवेंद्र बाबा, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके बीच जो भी गलतफहमियां हुई हैं वो सब दूर हो जाएं और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। पूजा ने किचन में जाकर रघुवेंद्र के लिए हल्का सा नाश्ता बनाया और वह नाश्ते की प्लेट लेकर रघुवेंद्र के कमरे की ओर चली गई। कमरे के बाहर पहुंचकर कुछ पलों के लिए उसके पैर वहीं पर रुक गए, लेकिन फिर उसने अपने पैर कमरे के अंदर बढ़ा दिए। रघुवेंद्र उस वक्त लेटा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र पूजा पर पड़ी तो वह बैठने की कोशिश करने लगा। पूजा ने नाश्ते की प्लेट वहीं रखी हुई टेबल पर रख दी और उसकी उठने में मदद की। पूजा ने उसे तकिए के सहारे से बेड पर बिठा दिया। रघुवेंद्र की नज़रें पूजा पर थम सी गई थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूजा उसके लिए यहाँ आई है। नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवा भी लेनी है, पूजा ने रोके हुए स्वर में बोला। मेरा खाने का मन नहीं है, रघुवेंद्र अपना मुंह फेरते हुए बोला। देखिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए, फिर आपको दवा भी लेनी है। पूजा फिर से बोल पड़ी, मुझे ना तो कुछ खाना है और ना ही दवा लेनी है। रघुवेंद्र पूजा से बोला, आपको हमेशा अपनी ही जिद करनी होती है, कभी तो मेरी भी बात मान लिया कीजिए। भले ही आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम इतने वक्त तक साथ में रहे हैं, बस इसी वजह से मान लीजिए मेरी बात। आप बीमार थे, बस इसीलिए आई हूँ इस घर में, वरना मैं इस घर में कभी अपने कदम नहीं रखती। यह सब बोलते पूजा ने एक गहरी सांस ली और फिर वह चुप हो गई। पूजा की बात सुनकर रघुवेंद्र ने चुपचाप नाश्ते की प्लेट ली और नाश्ता करने लगा। नाश्ता हो जाने के बाद पूजा ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और उसकी ओर दवा बढ़ा दी। फिर उसने एक गिलास में पानी निकाला और उसे रघुवेंद्र की ओर बढ़ा दिया। रघुवेंद्र इस बार कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप दवा ले ली। अब आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर पूजा कमरे से बाहर जाने लगी। उसे जाता हुआ देखकर रघुवेंद्र बोला, प्लीज़ आज यहीं रुक जाओ, यहीं हूँ मैं, बस थोड़ा नीचे जा रही हूँ। वैसे चाहती तो नहीं थी यहाँ रहना, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ऐसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा, पूजा बोली और कमरे से बाहर निकल गई। रघुवेंद्र उसे जाते हुए देखने लगा और खुद से ही बोला, जानता हूँ नाराज हो तुम मुझसे, और होगी भी क्यों नहीं, मैंने काम ही नाराजगी वाला किया है, बट आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह बोलकर रघुवेंद्र ने किसी को फ़ोन किया और कुछ देर बातें करके फ़ोन रख दिया। रघुवेंद्र लेटा हुआ था, तभी निया उसके कमरे में आते हुए बोली, कैसे हो बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। निया को अपने कमरे में देखकर रघुवेंद्र को गुस्सा आने लगा। वह कुछ बोलने को हुआ ही था कि पूजा कमरे में आ गई। पूजा तो वहाँ देखकर निया गुस्से में से तमतमा उठी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, जो अब तक यहाँ रुकी हुई हो, मानना पड़ेगा तुम्हें, यह जानने के बाद भी कि रघुवेंद्र मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी तुम यहाँ हो, जहाँ भी देखो हम दोनों के बीच में आ जाती हो। तुम खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल के लिए भी रघुवेंद्र के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। चुप, एकदम चुप, तुम होती कौन हो मुझसे यह सब बोलने वाली, जो लड़की खुद इतनी बेशर्म हो वह मुझसे यह सब बोल रही है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई हूँ, तुम आई हो मेरे और मेरे पति के बीच। पूजा गुस्से में बोली जा रही थी, उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि वह क्या बोले जा रही है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच मैं आई हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों के बीच है क्या, पति पत्नी जैसा। तुम्हारी खुद की शादी टूटने वाली है और अपने आप को तुम रघुवेंद्र की पत्नी बता रही हो, निकलो यहाँ से, रघुवेंद्र को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। निया पूजा से बोली, जानती हूँ मेरी शादी खत्म होने वाली है, लेकिन अभी हुई तो नहीं है ना, तो जब तक मैं इनकी पत्नी बनकर इनके साथ हूँ, इनके आसपास भी मत भटकना।
और अगर अब तुम मुझे इनके पास भी देखी तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूजा गुस्से से निया को घूरते हुए बोली। पूजा की बात सुनकर निया ने एक नज़र इस उम्मीद से रघुवेंद्र की ओर देखा कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन रघुवेंद्र कुछ भी नहीं बोला। यह देखकर निया गुस्से से पूजा को देखते बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें? तो एक बात मेरी भी सुन लो, मैं और रघुवेंद्र उसी दिन शादी करेंगे जिस दिन तुम्हारी रघुवेंद्र से शादी हुई थी, और उस दिन के बाद ना तो तुम्हें रघुवेंद्र के घर में जगह मिलेगी और ना ही उसके ऑफिस में। फिर वह अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। निया के जाने के बाद पूजा भी कमरे से बाहर निकल गई। रघुवेंद्र उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन पूजा ने जैसे उसकी कोई बात सुनी ही ना हो। निया को रघुवेंद्र के कमरे में देखकर पूजा को बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए वह भी रघुवेंद्र के कमरे से बाहर निकल गई। पूजा जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची, किसी ने उसके पैरों में अपना पैर फंसा दिया। पूजा कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। पूजा को गिरते हुए देखकर निया एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने ही पूजा को गिराने के लिए अपना पैर फंसाया था। गिरने की वजह से पूजा जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर रघुवेंद्र भी अपने कमरे से दौड़कर बाहर आया। साथ ही प्रेमा काकी और बाकी के सर्वेंट भी हॉल में आ गए। रघुवेंद्र भागकर सीढ़ियों से नीचे आया। नीचे पूजा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। पूजा उठो, पूजा प्लीज आंखें खोलो, रघुवेंद्र पूजा के गाल को थपथपाते हुए बोले जा रहा था। तभी उसकी नज़र निया पर पड़ी। वह रघुवेंद्र को देखकर एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली गई। रघुवेंद्र समझ चुका था कि यह काम निया का ही है, लेकिन इस वक्त उसके लिए पूजा ज़्यादा ज़रूरी थी। उसने पूजा को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी तक लेकर गया। फिर वह पूजा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसी दिन शाम को पूजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो तो भगवान का शुक्र था कि पूजा को सर पर ज़्यादा चोट नहीं आई थी। सर पर हल्की चोट थी और पैर पर मोच आ चुकी थी। हाथ में भी कहीं कहीं पर छिला हुआ था। पूजा बेड पर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर में दर्द की वजह से उसकी आह निकल पड़ी। रजनी ने उसे संभालना चाहा, लेकिन उससे पहले ही रघुवेंद्र ने उसे थाम लिया। रघुवेंद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। पूजा बार बार कह रही थी कि वह खुद चलेगी और अगर वह नहीं चल पाए तो वह रजनी से सहारा ले लेगी, लेकिन उसे उसके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा गुस्से से रघुवेंद्र को देख रही थी, लेकिन रघुवेंद्र कहाँ मानने वाला था। वह पूजा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पास लेकर चला गया। प्रताप ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रघुवेंद्र ने उसे गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में जाकर बैठ गया। प्रताप और रजनी प्रताप की गाड़ी में बैठ गए। रघुवेंद्र ने ड्राइवर से गाड़ी घर की ओर ले जाने के लिए बोला। ड्राइवर ने गाड़ी घर के लिए आगे बढ़ा दी। प्लीज़ आप मुझे रजनी के घर पर छोड़ दीजिए। पूजा सामने की ओर देखकर बोली, तुम मेरे साथ चल रही हो? रघुवेंद्र ने नपा-तुला जवाब दिया, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। फिर पूजा ड्राइवर की ओर इशारा करते बोली, मैं इनसे बोल रही हूँ। भैया मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, प्लीज़ आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। पूजा ड्राइवर से बोली, मैंने कहा तुम मेरे साथ चल रही हो और यह फाइनल डिसीजन है कि तुम अब से मेरे साथ ही रहोगी। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखकर बोला, आप होते कौन हैं मेरे लिए कोई भी डिसीजन लेने वाले? आप पहले ही मेरे लिए बहुत सारे डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन अब नहीं। आपने मुझे समझ कर रखा है। मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ जिसे आपने जब चाहा अपना लिया, जब चाहा छोड़ दिया। आपको किसी के लिए डिसीजन लेने का इतना ही शौक है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लीजिए। शादी करना चाहते हैं ना आप उससे, वह भी उसी दिन जिस दिन हमारी शादी हुई थी। शौक से कीजिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूजा गुस्से से बोली। इस वक्त वह बाहर की ओर देख रही थी, क्योंकि गुस्से के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी थे और वह अपने आंसू रघुवेंद्र को नहीं दिखाना चाहती थी। रघुवेंद्र भी गुस्से से बाहर की ओर देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त पूजा बहुत ही दर्द में है और वह उसे दर्द में नहीं देख सकता था।
रघुवेंद्र गुस्से से अपने मन ही मन में बोला, बस हो गया अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुमने मेरी पूजा को धर दिया है ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। कुछ ही देर में गाड़ी रघुवेंद्र के घर के सामने खड़ी थी। रघुवेंद्र गाड़ी से बाहर निकला, फिर उसने पूजा की तरफ का दरवाजा खोला। पूजा ने जैसे ही बाहर निकलने के लिए अपना पैर बढ़ाया, रघुवेंद्र ने फिर से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इस बार पूजा कुछ भी नहीं बोली, बस वह उसी को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका कौन सा रूप सच है और कौन सा झूठ। एक तरफ आपकी आंखों में मुझे अपने लिए फिक्र दिखती है और दूसरी तरफ आप उस निया के साथ उसकी बाहों में दिखते हैं। आप ही बताइए, मैं किसे सच मानूं और किसे झूठ। पूजा यह सब अपने मन ही मन में रघुवेंद्र को देखते हुए सोच रही थी। रघुवेंद्र को भी इस बात का आभास था कि पूजा उसे ही देख रही है, लेकिन उसने पूजा की ओर नहीं देखा। वह सामने देखता हुआ पूजा को लेकर अपने कमरे में चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया। रघुवेंद्र के हाथों के स्पर्श से पूजा को आभास हुआ कि उसे अब भी तेज बुखार था, लेकिन वह अपनी परवाह किए बिना पूजा की फिक्र कर रहा था। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो गई है, प्लीज़ अब आप भी कुछ देर रेस्ट कर लीजिए क्योंकि आपको अभी भी बुखार है। पूजा रघुवेंद्र को देखते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। यह बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया। पूजा उसे जाते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद रघुवेंद्र अपने हाथों में 2 कप लेकर वापस आया। उसने 1 कप पूजा की ओर बढ़ा दिया। रघुवेंद्र अपने और पूजा के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। पूजा ने वह कप नहीं लिया, वह बस रघुवेंद्र को देखने लगी। पूजा को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर रघुवेंद्र बोला, ले लो, जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। कभी कभी बेवजह भी भरोसा कर लेना चाहिए। यह कहते हुए रघुवेंद्र की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह फेर कर अपनी आंखें साफ कर ली। लेकिन पूजा यह देख चुकी थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगा था कि रघुवेंद्र जो भी कर रहा है शायद किसी मजबूरी में कर रहा है। पूजा ने रघुवेंद्र के हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया और रघुवेंद्र अपनी कॉफ़ी लेकर बालकनी में चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब पूजा रघुवेंद्र के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी, क्योंकि रघुवेंद्र ने उसे घर से जाने ही नहीं दिया। निया हर रोज़ कोई ना कोई नया तरीका अपनाती उन्हें एक दूसरे से दूर करने का। एक दिन रघुवेंद्र ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन में बात करने के बाद उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर जाती है और वह बोलता है, बस अब तुम्हारा खेल खत्म, अब मुझे इंतज़ार है तुम्हारी एक गलती का। पूजा अब भी उसी के कैबिन में बैठकर काम किया करती थी। इस वक्त भी वह अपने काम में डूबी हुई थी और रघुवेंद्र एकटक उसे ही निहार रहा था। उसे देखते हुए रघुवेंद्र को वह दिन याद आ गया जब उसने पहली बार पूजा को देखा था। वह पूजा को देखकर देखता ही रह गया था और उसकी मासूमियत उस पर तो वह दिल हार बैठा था। रघुवेंद्र ने पूजा से सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी नहीं की थी। अगर इतनी सी बात होती तो वह किसी से भी शादी करके अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे छोड़ सकता था, लेकिन उसने पूजा से शादी की थी, वो भी इसीलिए क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। इस वक्त रघुवेंद्र को वह वक्त भी याद आने लगा जब उसके दादाजी की मौत हुई थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसके दादाजी ही उसका सहारा थे। जब वह 10 साल का था तब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से उसके दादाजी ने ही उसे संभाला था। जब वह 14 साल का था उस वक्त उसके दादाजी की भी मौत हो गई थी। दादाजी ने के मरने से पहले अपनी वसीयत में ये लिखवाया था कि उनकी सारी जायदाद रघुवेंद्र की होने वाली पत्नी के नाम पर होगी और शादी के 1 साल तक वह किसी और के नाम पर नहीं की जा सकती है। दादाजी को यह डर था कि कहीं कोई जायदाद अपने नाम पर करने के लिए रघुवेंद्र के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उन्होंने वसीयत में यह लिखवाया था। दादाजी की मौत के बाद तक प्रताप ही था जिसने हमेशा उसका साथ दिया था।
और फिर प्रताप के माता पिता ने ही प्रेमा काकी को रघुवेंद्र के घर पर काम पर रखवाया था। प्रेमा काकी ने भी हमेशा अपने बेटे की तरह रघुवेंद्र का ध्यान रखा था। रघुवेंद्र की आंखों के सामने सारे मंजर घूम रहे थे। उसकी नजरें पूजा पर थमी हुई थी। वह उस दिन के बारे में सोच रहा था जब पूजा पहली बार मंदिर में उससे टकराई थी। तब पूजा उसके ऑफिस में काम नहीं करती थी। उस दिन सुबह सुबह रघुवेंद्र का मन भी कुछ विचलित सा था, इसलिए वह मंदिर गया हुआ था। वहाँ पूजा भी ना जाने किस हड़बड़ी में मंदिर की ओर भागी चली आ रही थी और रघुवेंद्र मंदिर से बाहर निकल रहा था। तभी पूजा रघुवेंद्र से टकरा जाती है और वह जैसे ही गिरने को होती है, रघुवेंद्र उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लेता है। उस एक पल से ही रघुवेंद्र उस लड़की की आंखों में खो सा जाता है। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने पूजा का चेहरा आ जाता। उसकी आंखें उसे बेचैन करने लगती। वह मन ही मन पूजा के ख्यालों में खोया रहता। लेकिन कुछ दिनों बाद पूजा उसी के ऑफिस में काम करने लगी थी। इसी बीच निया उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिस वजह से वह किसी लड़की से जल्द शादी करना चाहता था, क्योंकि अगर निया से उसकी शादी हो गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाती, जो रघुवेंद्र बिल्कुल भी नहीं चाहता था। निया ने धोखे से रघुवेंद्र की कंपनी के कुछ शेयर भी अपने नाम करवा लिए थे, इसलिए रघुवेंद्र नहीं चाहता था कि निया से शादी करके उसे इससे भी बड़ा धोखा मिले। उस दिन जब ऑफिस में दोबारा से रघुवेंद्र पूजा से टकराया था, तो उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ पूजा से ही करेगा। लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह पूजा के दिल में अपने लिए प्यार जगाए और फिर उससे शादी करे। इसलिए वह पूजा की नज़रों में गलत बन गया और उसने पूजा से शादी कर ली। रघुवेंद्र अपने ख्यालों में ही घूमता कि तभी निया उसके कैबिन में आ जाती है। कहाँ खोए हुए हो बेबी? निया रघुवेंद्र को पूजा की ओर देखता हुआ पाकर बोली। रघुवेंद्र ने एक नज़र गुस्से से उसकी ओर देखा, फिर अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें याद तो है ना बेबी, 10 दिन बाद हमारी शादी है और अब तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है। वैसे तो मैं जानती हूँ तुम एक दिन में भी सारी तैयारी करवा सकते हो, जैसे तुमने इस लड़की के शादी के टाइम पर की थी। निया पूजा की ओर इशारा करते हुए बोली, शादी तो होगी और उसी दिन होगी, रघुवेंद्र बोला। रघुवेंद्र की यह बात सुनकर पूजा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में नमी उतर आई। निया यह सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, मैं जानती थी तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। आखिर इतना प्यार जो करते हो तुम मुझसे, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा शादी तो होगी और उसी दिन होगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि शादी तुमसे होगी। रघुवेंद्र फिर से बोल पड़ा। जहाँ पूजा यह सुनकर आश्चर्य से रघुवेंद्र की ओर देख रही थी, वहीं निया गुस्से से उसकी ओर देखते बोली, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सच है। शादी होगी उसी दिन होगी, लेकिन तुमसे नहीं, रघुवेंद्र बोला। फिर वह पूजा के पास चला गया। उसने अपने पास आता देखकर पूजा खड़ी हो गई और रघुवेंद्र उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी ओर हाथ बढ़ाते बोला, विल यू मैरी मी? क्या तुम एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? रघुवेंद्र की यह बात सुनकर पूजा उसे देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रघुवेंद्र क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर निया उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारे कुछ शेयर्स की वजह से मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस को बर्बाद कर सकती हूँ और एक वीडियो के वजह से तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन अभी निकलो यहाँ से। रघुवेंद्र गुस्से से निया की ओर देखते हुए बोला। वह अभी भी घुटनों के पल बैठा हुआ था और उसने पूजा की ओर अपना हाथ बढ़ाया हुआ था। रघुवेंद्र की बात सुनकर निया गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गई। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखने लगा।
पूजा रघुवेंद्र को अपनी ओर देखता पाकर वहां से दूसरी तरफ चली गई। तभी रघुवेंद्र पीछे से पूजा का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे दीवार के सहारे लगाते हुए उसे कमर से पकड़ लिया। पूजा ने यह देखकर अपनी नजरें झुका ली और रघुवेंद्र खामोशी से उसे देखने लगा। कुछ देर रघुवेंद्र चुप रहा, फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ पूजा तुमसे, आज से नहीं, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से। याद है ना तुम्हें पहली बार हम कहाँ मिले थे? मंदिर में। रघुवेंद्र के मुंह से यह सुनकर पूजा उसकी आंखों में देखने लगी। मैं जानता हूँ कई सवाल होंगे तुम्हारे मन में, आज मैं उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर से रघुवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि पहले तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाऊँ फिर शादी करूँ, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर ली। अगर मैं उस वक्त तुमसे शादी नहीं करता तो शायद मुझे निया से शादी करनी पड़ती। तुमसे शादी करने की वजह से मुझे कुछ वक्त मिल गया कि मुझे आगे क्या करना है यह सोचने के लिए। निया के पास मेरे कुछ शेयर्स हैं और अगर उसने वह शेयर गिरा दिए होते तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होता। बात सिर्फ शेयर की ही होती तो कोई बात नहीं थी, मैं फिर से मेहनत करके अपनी कंपनी को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। लेकिन बात कुछ और भी थी। उसके पास एक वीडियो है जिसमें उसके और मेरे बीच जो भी कुछ हुआ था उस रात का वह सब रिकॉर्ड है। उस रात मैं नशे में था और निया ने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैं नशे में था इसलिए मैं भी खुद को संभाल नहीं पाया और बहक गया। उस दिन से वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उससे शादी कर लूं, नहीं तो वह उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी, यह कहकर कि उसके और मेरे बीच संबंध थे और अब मैं उससे शादी करने से इनकार कर रहा हूँ। साथ ही वह पुलिस के पास भी जाएगी। बस इसीलिए मैं उसके करीब था, बाकी मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह सब जानने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है। यह बोलकर रघुवेंद्र पूजा से थोड़ा दूर हट गया। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, अभी भी वह वीडियो उसके पास होगी? तो फिर आपने उसे यह क्यों बोला कि उसे जो करना है वह कर ले? अगर उसने सच में वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया तो फिर क्या होगा? अब वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह वीडियो अब उसके पास नहीं है। मैंने वह वीडियो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करवा दिया है और मेरी कंपनी के सारे शेयर्स अब मेरे नाम पर है। बस अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? रघुवेंद्र पूजा की आंखों में देखते हुए बोला। पूजा ने रघुवेंद्र की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह कैबिन से बाहर चले गए। रघुवेंद्र उसे जाते हुए देखने लगा। पूजा रघुवेंद्र के बारे में सोचते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई और रोड पर पैदल पैदल ही चलने लगी। तभी उसे लगा कि कोई गाड़ी उसके पीछे आ रही है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा, एक गाड़ी उसे हिट करने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। पूजा की आंखें इस वक्त बंद थी। वह घबराहट की वजह से कांप रही थी, लेकिन किसी के मजबूत हाथों ने उसे कसकर थाम रखा था। कुछ देर में पूजा ने अपनी आंखें खोली और नजरें ऊपर उठाकर देखा तो वह इंसान कोई और नहीं बल्कि रघुवेंद्र था। अब पूजा ने भी उसे पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सर रख लिया। रघुवेंद्र उस ओर देखने लगा जिस ओर वह गाड़ी गई थी, क्योंकि वह जानता था वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि निया की थी और वह पूजा को मारना चाहती थी। इस वक्त रघुवेंद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूजा को थामे रखा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे और फिर वह पूजा को लेकर घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर रघुवेंद्र ने किसी को फ़ोन किया। जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया तो रघुवेंद्र उससे बोला, कल तक मैं निया को जेल के अंदर देखना चाहता हूं। मैं उसके सारे काले कारनामों की वीडियो आपको भेज रहा हूं और चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।
यह बोलकर रघुवीर ने फ़ोन रख दिया और अपने फ़ोन से कुछ वीडियोस उस इंसान को भेज दी। रघुवीर ने किसी और को नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया था। अगले दिन सुबह निया आराम से बैठी अपने घर में कॉफ़ी पी रही थी, तभी उसकी डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी होती है। वह सर्वेंट जाकर निया को बताता है। निया बाहर आकर पुलिस इंस्पेक्टर से पूछती है कि वह लोग यहाँ क्यों आए हैं। इस पर वह पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि वह उसे गिरफ्तार करने आए हैं। उन्हें इसके खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं कि उसकी कंपनी में जो भी सामान बनता है वह बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है और उसकी कंपनी में बनने वाली दवाइयाँ लोगों की मौत का कारण बन रही हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर निया समझ ही नहीं पाई कि उनके पास उनके खिलाफ यह सबूत आए कहाँ से और उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। निया कुछ सोच पाती इससे पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। देखते ही देखते 5 दिन बीत चुके थे। रघुवेंद्र अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी पूजा उसके पास आई और वह अचानक से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसे अपने सामने यूं बैठा हुआ देखकर रघुवेंद्र खड़ा हो गया और पूजा को देखने लगा। पूजा उसकी ओर देखकर बोली, क्या आप मुझसे फिर से शादी करेंगे? क्या आप मेरे सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हैं? पूजा की बात सुनकर रघुवेंद्र उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने पूजा को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। इस एक पल में जैसे उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हों। उसे ऐसा लग रहा था, दीदी दीदी। तभी पूजा के कानों में अपने भाई की आवाज़ पड़ी। वह अपने भाई की आवाज़ सुनकर रघुवेंद्र की ओर देखने लगी। रघुवेंद्र पूजा को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था तुम मना नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे मम्मी पापा और भाई को भी यहाँ बुला लिया है। रघुवेंद्र के मुँह से यह सुनकर पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर सीढ़ियों से नीचे गई और अपने मम्मी पापा और भाई के गले लग गई। रघुवेंद्र भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गया। उसने भी उसके मम्मी पापा के पैर छुए और भाई से प्यार से बातें करने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ चुका था जिसका सभी को इंतजार था। आज रघुवेंद्र और पूजा की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और साथ ही उनकी फिर से शादी होने वाली थी। पूजा ने आज रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और रघुवेंद्र ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल सिया राम जैसी लग रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आज फिर से एक बार उन दोनों की शादी हुई। आज दोनों ने मन से एक दूसरे को अपनाया। सब लोग उन दोनों के लिए खुश थे। यार, आज तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो, रजनी पूजा से बोली। वैसे तुम और प्रताप भी साथ में बहुत अच्छे लगते हो, पूजा रजनी की ओर देखते हुए बोली। पूजा की बात सुनकर रजनी शर्मा गई और वह प्रताप की ओर देखने लगी। प्रताप भी उसी की ओर देख रहा था और रघुवेंद्र की नज़रें पूजा पर थी। कुछ ही देर में सारे मेहमान जा चुके थे। पूजा के माता पिता और भाई भी उनसे विदा लेकर चले गए। प्रताप और रजनी भी वहाँ से निकल चुके थे। अब बचे थे पूजा और रघुवेंद्र। पूजा ने एक नज़र रघुवेंद्र को देखा और फिर वह भागते हुए कमरे में चली गई। कमरे को आज बेहद ही खूबसूरती तरीके से सजाया गया था। पूजा के पीछे पीछे रघुवेंद्र भी कमरे में आ चुका था। उसने पीछे से पूजा को उसकी कमर पर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। पूजा भी उसकी आंखों में देखने लगी और दोनों ही एक दूसरे में खो गए। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर रघुवेंद्र ने पूजा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर उसने उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पूजा भी उसके सीने से लगे बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। आज वह दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।